गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरा चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो आज हम देखेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का कोर पेपर 4 सेल बायोलॉजी का यूनिट 1, जिसमें कि आज हम वायरस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी हो या फिर सेल बायोलॉजी, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वहाँ पर मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दी हूँ, तो आप जाके वहाँ पर प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। और इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, तो उसका भी मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे सकती हूँ। तो क्लास स्टार्ट करेंगे वायरस से ही। तो अगर आपको अगर ये पीडीएफ, जो भी पीडीएफ मैं क्लास करती हूँ, अगर वो आपको चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, तो जिसमें कि मैं आपको बोलूँगी कि आप किस तरह से पीडीएफ पा सकते हैं। तो देखिए, वायरस के बारे में डिस्कशन करेंगे। वायरस इज ए स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट दैट रेप्लिकेट्स ओनली इनसाइड द लिविंग सेल ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। तो देखिए, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। जो वायरस होता है ना, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग होता है। लेकिन कब? जब किसी दूसरे का जो सेल होता है उसमें ये लोग लिविंग जैसे रहते हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें, लिविंग सेल जैसे रहते हैं, लेकिन अगर देखें कि अगर किसी दूसरे का अगर सेल में नहीं है, आउटसाइड द सेल में है, तो यहाँ पर ये नॉन लिविंग हो जाते हैं। ठीक है, ये लोग लिविंग नहीं होते। तो इस तरह से इनका एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। ठीक है, वायरस कैन इन्फेक्ट एनिमल्स, प्लांट एंड ऑल्सो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में जो वायरस इन्फेक्ट करता है उसको हम लोग बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, जो कि हम लोग आगे जाके डिस्कशन भी करेंगे। तो वायरस चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट है, या तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सभी को इन्फेक्ट कर सकता है। इन 1898 मार्टिनस बेजेनिक डिस्कवर tobacco mosaic virus. About 5,000 virus species have been described in detail, although there are million of types. बहुत मिलियंस टाइप ऑफ वायरस है, लेकिन लगभग 5,000 के पास आसपास के जो वायरस उसके ऊपर डिस्क्राइब किया गया है। वायरसेस आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरी इकोसिस्टम ऑन अर्थ। हमारे अर्थ में जो भी एरिया है, चाहे पॉन्ड इकोसिस्टम हो या फिर लैंड इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड है, जो भी इकोसिस्टम है, सभी इकोसिस्टम में वायरसेस अवेलेबल होते हैं, मिलते हैं। द स्टडी ऑफ वायरस इज नोन एज वायरोलॉजी। इसको भी याद रखिए। जो अगर हम लोग वायरस के बारे में स्टडी करेंगे तो फिर इसका जो ब्रांचेस है, साइंस का एक ब्रांच है जहाँ पर हम लोग वायरस के बारे में डिस्कशन करते हैं या फिर पढ़ते हैं, उसको वायरोलॉजी बोला जाता है। वाइल नॉट इनसाइड द, देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैं बोली थी, उसी को ही हम लोग अभी डिस्क्राइब करेंगे। वाइल नॉट इनसाइड द इन्फेक्टेड सेल और इन द प्रोसेस ऑफ इन्फेक्टिंग सेल, वायरस एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स। देखिए, अगर किसी सेल के अंदर ये नहीं है, ठीक है, चाहे वो इन्फेक्टेड सेल हो या फिर किसी सेल को इन्फेक्शन करने के लिए अगर उसके अंदर नहीं है, अगर बाहर है, तो इसको हम लोग नॉन लिविंग बोल सकते हैं, या तो फिर हमें उसको बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद अगर देखें नेक्स्ट पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ 2 to 3 पार्ट्स। अगर एक वायरस का देखें तो मेनली इसका 2 से 3 पार्ट्स रहता है। जैसे कि फर्स्ट है द जेनेटिक मटेरियल मेड अप ऑफ इधर डीएनए और आरएनए। ठीक है, उसके बाद अगर सेकंड में देखें एक प्रोटीन कोड रहता है। उसके बाद थर्ड में देखें तो एन एनवेलप ऑफ लिपिड। तो इस तरह से 3 इसका पार्ट है। द शेप रेंज फ्रॉम सिंपल हेलिकल एंड आइकोसाहेड्रल फॉर्म फॉर सम स्पेसीज टू मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर अदर। तो यहाँ पर अगर इसके शेप के बारे में डिस्कशन करें तो इसका डिफरेंट टाइप ऑफ शेप है। तो हम यहाँ पर जो शेप के बारे में डिस्कशन करेंगे, तीन तरह का शेप होता है। एक है आइकोसाहेड्रल, एक है
हेलिकल शेप और तीसरा जो है वो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आगे जाके आपको बोलूँगी। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा मैं आपको अगर यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं बोलूँ तो आइकोसाहेड्रल जो है बेसिकली इसका इस तरह से बहुत सारे लगभग 20 के आसपास इसका शेप होता है। हेलिकल जो होता है वो ऐसे रॉड शेप जैसा इस तरह से शेप होता है, और जो कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या होता है, जो आइकोसाहेड्रल और हेलिकल जो शेप है दोनों को मिला के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है। तो इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट शेप में वायरस अवेलेबल होता है व मिलते हैं। द ओरिजिन ऑफ वायरस इन द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ लाइफ अंडर unclear. Some may evolve from plasmid while other may have evolved from bacteria. तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से बहुत सारे एविडेंस मिलता है कि वायरस का जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है। तो कहीं पर ये होता है कि प्लाज्मिड से इवॉल्व हुआ है, तो कहीं पर ये भी देखा गया है कि बैक्टीरिया से भी वायरस इवॉल्व हो सकता है। तो इसका अभी तक इसका जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। दे पोजेस सम बट नॉट ऑल सच क्वालिटी वायरस हैव बीन डिस्क्राइब्ड आज ऑर्गेनिज्म एट द एज ऑफ लाइफ एंड आज रेप्लिकेटर। तो इसीलिए अगर हम लोग बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म एट द एज ऑफ लाइफ, क्योंकि जो वायरस होते हैं उनके पास सभी क्वालिटी नहीं होता है, कुछ क्वालिटी प्रेजेंट होता है लेकिन सभी क्वालिटी नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग उसको बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म एट द एज ऑफ लाइफ, या तो फिर उसको रेप्लिकेटर भी हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दो तरह का आपको स्ट्रक्चर दी हूँ, एक है नेकेड वायरस और दूसरा जो है एनवेलप वायरस। तो एनवेलप वायरस इस तरह से वायरस है कि जिसका कि एनवेलप यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो लेकिन अगर आप लोग देखें कि जहाँ पर एनवेलप नहीं है उसको हम लोग नेकेड वायरस भी बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है दोनों के अंदर। ठीक है, वायरस स्प्रेड इन मेनी वेज। इन प्लांट वायरस ट्रांसमिटेड फ्रॉम प्लांट टू प्लांट बाय इंसेक्ट दैट फीड ऑन प्लांट सेप। तो प्लांट में क्या होता है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में किस तरह से इन्फेक्शन हो सकता है, अगर जो इंसेक्ट प्लांट सेप को फीड करते हैं और वहाँ से जाके दूसरे प्लांट में ये इन्फेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं एफाइड्स। ठीक है, इसी तरह से अगर एनिमल वायरस देखें कैन बी कैरिड बाय ब्लड सॉकिंग इंसेक्ट। अगर किसी एक जानवर को अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो अगर उसका ब्लड लेके किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को अगर यहाँ पर मतलब बाइट करे कोई इंसेक्ट तो वहाँ पर वो ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। दीज इंसेक्ट आर नोन एज वेक्टर। तो जो एक होस्ट से दूसरा होस्ट को जो डिजीज ट्रांसफ़र करता है या तो फिर इन्फेक्शन ट्रांसफ़र करता है तो उसको वेक्टर बोला जाता है, जो कि ऑलरेडी हम लोग क्लास 12 में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर अगर एक पहला होस्ट है जो इन्फेक्टेड होस्ट है और यहाँ पर एक हेल्दी होस्ट है, तो इन्फेक्टेड होस्ट से हेल्दी होस्ट तक अगर किसी भी तरह से कोई भी इन्फेक्शन को ट्रांसमिशन जो करता है, जो इंसेक्ट करता है, तो उसको इंसेक्ट को वेक्टर बोला जाता है। इन्फ्लुएंजा वायरस आर स्प्रेड बाय कॉफिंग और स्नीजिंग। चाहे अगर आपका सर्दी हुआ है या तो फिर अगर आप बहुत सारे छींक मारते हैं तो छींक से क्या होता है, जो ड्रॉपलेट होता है वो ड्रॉपलेट किसी दूसरे के ऊपर अगर गया तो वहाँ पर इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है। नोरोवायरस एंड रोटावायरस कॉमन causes of viral gastroenteritis are transmitted by fecal oral route and pass from person to person by contact by food or वाटर। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर अगर देखें तो दो तरह का अगर वायरस देखें, नोरो वायरस या तो फिर रोटा वायरस। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बेसिकली गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में ही ये लोग रहते हैं और ये लोग क्या करते हैं, जो फेसल जो मैटर है वहाँ से किसी दूसरे हेल्दी पर्सन में जाके इन्फेक्ट करते हैं ओरल रूट से। ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं, कैसे ओरल रूट से कैसे कांटेक्ट होते हैं, अगर हम लोग अगर उसी कॉन्टामिनेटेड फूड या फिर वाटर को इंटेक्ट करते हैं तो वहाँ पर वो वायरस हमारे अंदर आ जाता है। ठीक है, या तो फिर किसी पर्सन से दूसरे पर्सन के कांटेक्ट से भी
हो सकता है, ठीक है। HIV वायरस ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, अगर किसी HIV पर्सन अगर है तो उसका अगर सेक्सुअली वो अगर एक्टिव होते हैं तो वहाँ से क्या होता है, एक किसी हेल्दी पर्सन को भी HIV वायरस हो सकता है। कैसे? और एक है, अगर कोई अगर इन्फेक्टेड ब्लड को अगर कोई और ले सकता है, जैसे कि ट्रांसफ्यूजन थ्रो ट्रांसफ्यूजन, किसी अगर इन्फेक्टेड HIV पॉजिटिव पर्सन का अगर ब्लड लेके किसी हेल्दी पर्सन का अगर ब्लड दिया जाए तो फिर वहाँ पर भी उसको HIV हो सकता है, ठीक है। या तो फिर किसी अगर HIV पॉजिटिव पर्सन का को अगर जिस नीडल से इंजेक्शन दिया जाता है और उसी इंजेक्शन को किसी हेल्दी पर्सन को दिया जाता है तो वहाँ पर भी HIV वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन इन एनिमल्स प्रोवोक द एन इम्यून रेस्पॉन्स दैट यूजुअली एलिमिनेट द इन्फेक्टिंग वायरसेस। अभी अगर स्ट्रक्चर के बारे में अगर डिस्कशन करें तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स वायरस का एक स्ट्रक्चर है, जहाँ पर कि हम लोग सबसे पहले एनवेलप देख रहे हैं, उसके नीचे कैप्सिड है और बीच में यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड है जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है। इस तरह से स्पाइक यहाँ पर होता है, उसके बाद यहाँ पर एक टेल है और टेल के बाद यहाँ पर बहुत सारे टेल फाइबर रहता है। तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड जो कि एक जीनोम है, या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं उसको जेनेटिक मटेरियल, इधर ये DNA हो सकता है और RNA भी हो सकता है। कैप्सिड क्या है? इट इज ए प्रोटीन कोड हुइच इज मेड अप ऑफ मॉर्फोलॉजिकल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमोर। इसको याद रखें, कैप्सिड जो होता है उसका सब यूनिट कैप्सोमोर बोला जाता है उसको। द प्रोटीन दैट आर यूज इन बिल्ड ऑफ कैप्सिड इज कॉल्ड प्रोटोमोर। तो जो प्रोटीन यहाँ पर कैप्सिड बनाने में हेल्प करता है उसको प्रोटोमोर बोला जाता है, ठीक है, जो कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। फिर से मैं आपको बोलती हूँ, जो प्रोटीन कोट होता है जो जिससे तैयारी होता है, जिसका उसका जो सब यूनिट होता है उसको कैप्सोमोर बोला जाता है। और जो प्रोटीन यहाँ पर यूज किया जाता है कैप्सिड को बनाने के लिए उसको प्रोटोमोर बोला जाता है, जो कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। द न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड टुगेदर नोन एज न्यूक्लियो कैप्सिड। तो देखिए यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड है और यहाँ पर कैप्सिड है, ठीक है। फिर से बोलती हूँ, यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड है और उसके चारों तरफ कैप्सिड है, ये दोनों को मिलाकर न्यूक्लियो कैप्सिड बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद एनवेलप, उसके ऊपर है एनवेलप। सम वायरस आर एक्सटर्नली कवर बाय ए लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन कॉल्ड यहाँ पर डेवलप लिखा हूँ, ये एनवेलप होगा, हाँ ये एनवेलप होगा, एनवेलप, ठीक है। सॉरी, एक बार क्या होता है ना, थोड़ा सा बाई मिस्टेक अगर कुछ टाइप किया करती हूँ तो वो अगर ले गए मतलब जो पहले से सेव होता है अगर वो वर्ड ले जाते हैं तो यहाँ पर गलती हो जाता है, ठीक है। ये एनवेलप होता है, हाँ। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो नेक्स्ट है एनवेलप प्रोटीन, जिसको कि हम लोग स्पाइक बोलते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग स्पाइक का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। ग्लाइकोप्रोटीन प्रोजेक्शन दैट प्रोट्रूड outside from the surface of the viruses. Matrix protein, structural protein that lie underneath the lipid envelope of a virus and provide stability and support of the viral envelope. नेक्स्ट है सिमेट्री ऑफ वायरस। अगर वायरस का अगर उसका स्ट्रक्चर को देखें तो ये किस तरह से स्ट्रक्चर है, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बोली थी, आपको मैं बोलूँगी। सबसे पहले इट रेफर्स द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ देयर कैप्सिड। तो कैप्सिड का जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है उसी के अकॉर्डिंग सिमेट्री भी अलग अलग तरह का होता है। वायरल सिमेट्री इज डिटरमाइंड बाय हाउ द प्रोटीन सब यूनिट आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए कैप्सिड। देयर आर 3 टाइप ऑफ सिमेट्री, आइकोसाहेड्रल, हेलिकल सिमेट्री और कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। तो सबसे पहले देखेंगे आइकोसाहेड्रल, जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्यूबिकल सिमेट्री भी बोला जाता है। यहाँ पर इस तरह से आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। द कैप्सिड इज अरेंज्ड इन द शेप ऑफ एन आइकोसाहेड्रल 20-sided पॉलीगॉन विथ इक्विलैटरल ट्राइंगल फेस, ठीक है। देखिए इस तरह से ट्राइंगल होगा और इस तरह से 20 इसका क्या होता है, 20 इसका फेस होता है, ठीक है। इस तरह से होकर
ट्रायंगल से फेस में 20 फेस यहाँ पर होता है। एग्जाम्पल है हेपाटाइटिस बी वायरस या फिर डेंगू, पार्वो वायरस, राइनो वायरस, ह्यूमन पापिलोमा वायरस या तो फिर हर्पिस वायरस, ये सभी इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद हेलिकल देखिए, जो कि इस तरह से रिंग लाइक इस तरह से स्ट्रक्चर में बना है, इसको बोला जाता है हेलिकल सिमेट्री वायरस, क्योंकि इसका हेलिकल सिमेट्री जैसा स्ट्रक्चर है। द कैप्सिड प्रोटीन आर अरेंज इन ए स्पाइरल और हेलिकल मैनर अराउंड द वायरल जीनोम फॉर्मिंग ए रॉड लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर, इसीलिए इसको रॉड से वायरस भी बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल है टोबैको मोजाइक वायरस या फिर इन्फ्लुएंजा, मीजिल्स, मॉम्ब, इबोला, ये सभी इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स वायरस या फिर कॉम्प्लेक्स सिमेट्री, जहाँ पर कि देखिए ऊपर की तरफ इसका आइकोसाहेड्रल है और नीचे की तरफ टेल भी है, ठीक है। तो वायरस विथ कॉम्प्लेक्स सिमेट्री हैव ए कॉम्बिनेशन ऑफ आइकोसाहेड्रल एंड हेलिकल स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर ऊपर आइकोसाहेड्रल है और नीचे की तरफ हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, तो इसीलिए इसको हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है बैक्टीरियोफेज, पॉक्स वायरस, जेमिनी वायरस, ये सभी इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर वायरस का हम लोग रिप्रोडक्शन देखें तो देखिए वायरस रिप्रोड्यूस इन ए लिविंग सेल, जैसे कि अभी मैं थोड़ी देर पहले बोली थी कि लिविंग सेल के अंदर ही एक वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाता है। इसका मतलब सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही ये रिप्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर बाहर देखें लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग सेल के अगर बाहर देखें, बाहर में कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस हैज़ बीन फॉलोइंग 6 स्टेप्स, जैसे कि द वायरस अटैच टू द होस्ट सेल वाया द स्पाइक एंड द टेल। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर होस्ट सेल है, होस्ट सेल के ऊपर यहाँ पर वायरस क्या होता है, वायरस यहाँ पर अटैच हो गया थ्रू स्पाइक, जो स्पाइक है स्पाइक के थ्रू अटैच हो गया। अभी क्या हो गया, वायरस पेनिट्रेट इट्स जेनेटिक मटेरियल इनटू द होस्ट सेल। तो यहाँ पर देखिए जो जेनेटिक मटेरियल है उसको होस्ट सेल के अंदर ये दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट है द वायरल जीनोम इंटीग्रेट्स विद द होस्ट क्रोमोजोम एंड गेट एक्सप्रेस्ड। यहाँ पर क्या हो गया, वो जो होस्ट का जो क्रोमोजोम है उसके साथ इंटरेक्ट किया वायरल जीनोम, और वहाँ पर इंटरेक्ट करने के बाद वो अपना जो कैरेक्टर है उसको एक्सप्रेस कर लिया। बिकॉज ऑफ जीन एक्सप्रेशन वायरल कोट एंड प्रोटीन आर प्रोड्यूस, क्योंकि ये अपना जो कैरेक्टर है उसको एक्सप्रेस किया, यहाँ पर इमीडिएटली क्या होगा, प्रोटीन और वायरल कोट प्रोड्यूस हो जाएगा। द प्रोडक्शन फ्रॉम द जीन एक्सप्रेशन आर असेंबल इनटू ए न्यू वायरस पार्टिकल कॉल्ड विरियन। देखिए यहाँ छोटा छोटा क्या हुआ, वायरस पार्टिकल बन गया। अभी क्योंकि ये लिविंग सेल के अंदर अगर नहीं रहा तो इसको विरियन भी बोला जाता है। तो विरियन यहाँ पर हो गया द होस्ट सेल रप्चर एंड द रिलीज ऑफ विरियन। अभी देखिए होस्ट सेल अभी रप्चर हो गया, जिसको होस्ट लाइसिस भी बोला जाता है, और वहाँ पर छोटा छोटा विरियन यहाँ पर बना। अभी विरियन क्या होगा, फिर से किसी लिविंग सेल के अंदर अगर गया तो वहाँ पर वो वायरस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें वायरस आज ए होस्ट फॉर ड्रग, यहाँ पर डॉग लिखिए, सर ये ड्रग होगा, ठीक है, या ड्रग होगा, हाँ ड्रग डिलीवरी, ठीक है, ड्रग डिलीवरी, ठीक है। यहाँ पर अगर कुछ अगर हम लोग नाम लें, जैसे कि फ्रैंकजेन या फिर लोमेल यूज रेड क्लोवर नेक्रोटिक मोजाइक वायरस RCNMV फॉर डिलीवरी एन एंटी कैंसर ड्रग, जिसको हम लोग रूबिसिन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एक तरह का ड्रग होता है जो कि कैंसर के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये जो RCNMV है ये एक आइकोसाहेड्रल कैप्सिड है, जिसका कि साइज 38 nm है। ए 7 nm स्पेस विद इन द कैप्सिड इज यूज फॉर स्टेरिंग एंड थेराप्यूटिक्स एंड सब्सिक्वेंटली ड्रग डिलीवरी किया जाता है। वहाँ पर ड्रग डिलीवरी कैपेबिलिटी ऑफ द वायरस वाज स्टडी इन विट्रो यूजिंग डॉक्सोरूबिसिन इन हेला सेल। तो यहाँ पर डॉक्सोरूबिसिन को हेला सेल में प्रोड्यूस करके वहाँ पर उसको स्टडी किया जाता है इन विट्रो प्रोसेस में। तो वहाँ पर क्या देखा गया कि इट वाज फाउंड दैट द कैंसर सेल इन्फेक्टेड विथ वायरस सो एपोप्टोसिस कन्फर्मिंग द डिलीवरी ऑफ द
ड्रग। तो एपोप्टोसिस क्या है, सबसे पहले एपोप्टोसिस को जानना है तो आपको कैंसर क्या है उसके बारे में भी जानना होगा। तो कैंसर एक इस तरह से एक डिजीज है कि अगर हमारा जो सेल क्या करता है, सेल क्या होता है, हमेशा सेल डिवीजन होता है और न्यू सेल फॉर्म होता है। तो अगर कोई सेल अगर abnormally सेल डिवीजन करना शुरू कर दे, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा सेल डिवीजन करना शुरू कर दे, तो वहाँ पर क्या होगा, एक छोटा सा ट्यूमर जैसा हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर वो क्या होता है, एक छोटा सा बल्जिन जैसा हो जाता है, और बल्जिन धीरे धीरे आगे जाके कैंसर का एक रूप ले लेता है। एपोप्टोसिस का काम है कि वो जो सेल है, उस सेल को किल करता है या तो फिर मार डालता है, अननेसेसरी सेल को यहाँ पर बढ़ाने नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा गया जो डॉक्सोरूबिसिन जो ड्रग है उसको यूज करने से वो क्या करता है, सेल के अंदर एपोप्टोसिस दिखाई दिया। एपोप्टोसिस मतलब क्या है, एपोप्टोसिस मतलब जो अननेसेसरी सेल डिवीजन को वहाँ पर रोक दिया गया, जिससे कि कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया। तो ये क्या हुआ, एक कन्फर्म हो गया कि ये एक तरह का सक्सेसफुली एंटी कैंसर ड्रग हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वीरोइड के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज वायरस के बारे में इतना ही है। आई होप आपको जरूर ये क्लास अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।